गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने 7 चैप्टर पढ़े। 8वां है नागार्जुन। जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1998 ईस्वी। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली के में यात्री उपनाम के से रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। कृतियां, ये नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृति के नाम, यानी किसी भी कवि की पूछ सकते हैं। तो इसमें कवि कृतियां हैं युगधरा, सतरंगे, पंखवाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियां का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ओ मंतर, भूल जाओ पुराने सपने, पाठ परिचय। नागार्जुन की कविताएं यहाँ देखिए। इसमें पहली कविता कल और आज। ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दूरता के पश्चात, यानी तेज गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के इतिहास एवं उसका मुख्य कर्षक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीरान उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण भी सहजता को भी दर्शाता है। वहाँ ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं, परंतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता में की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन ठेठ उद्देश्य अंदाज मनोरम है। एक दूसरी कविता है उषा की लाली। तो इसी प्रकार नागार्जुन ने एक कविता और लिखी है जिसका नाम है उषा की लाली। तो उसका मूल भाव भी सुनी हुई। उषा की लाली है कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ है। शिष्य रूप से उगते हुए को अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा, जो कि हिमगिरी के श्रवण शिखर का आभास दे रही है, से कवि दूर नहीं होना चाहता। अब कविता है कल और आज। कल और आज। अभी तक कल गालियां देती है। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहर। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरियों के झुंड। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। इसमें कवि ये कहना चाहता है, जैसे मान लो मीनिंग है इसका, खेतिहर माने होता है किसान, हताश माने निराश, गौरैया एक चिड़िया, पथराई माने कठोर, धनहर जो शब्द आया है तो उस धनहर शब्द का हिंदी अर्थ है धान के, माटी मानी मिट्टी, कोख मानी गर्भ के अंदर, दुब के मन छिपे हुए थे, और
बजरंगमणि कुरूप रंगवाला। तो कल और आज जो कविता है, इसमें नागार्जुन कहते हैं कि वर्षा के आगमन से, क्या है कि वर्षा के आगमन से पूर्व दिखाई पड़ने वाले ग्रीष्म ऋतु के परिंदों का या परिदृश्यों का सजीव चित्रांकन किया। यानी जो वर्षा शुरू होती है उससे पहले कुछ उसके लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को उसने यहाँ प्रकट किया है। ऐसे अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहर। अब जो किसान है वो तुम्हें गालियां दे रहा है, यानी कोई प्रकृति और भगवान को संबोधित करते हुए कहता है कि इस मनोहरी वर्षा ऋतु के आगमन से पहले ही भीषण गर्मी से हताश किसान खेती को सूखी देकर तुम्हें कोस रहे हैं। धूल में नहाते थे गोरेयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धन और खेतों की माटी। मतलब वर्षा के आगमन की सूचना गोरियां देती है, जो चिड़ियां धूल में नहा रही है। कुछ दिन पहले धान उगाने वाले खेतों की मिट्टी भीषण गर्मी से सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो रही है। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। यानी आज इधर उधर फुदकते और ट्रक ट्रक की आवाज की ध्वनि की रातों रात गूंजने लगती है मेंढकों की आवाज, जो पृथ्वी के अंदर छिपे होते हैं। और ये बादलों के घिरा हुआ सजल आकाश कुछ दिन पहले वीरान, उदास और फीका फीका दिखाई दे रहा था, किंतु वर्षा ऋतु के आते ही अब सारा प्रदेश से बदल गया है। चारों शीतल सजल और मन को भाने वाले दृश्य दिखाई देने लगे हैं। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही पाउस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सैन्य अविराम, और आज जोरों के कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। क्या कवि ने बताया है, जैसे मीनिंग है ऊपर ही ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर आकाश में, तंबू माने डेरा है शिविर, और छमका रही हैं तो इसका मतलब छम छम शब्द उत्पन्न कर रही हैं। पाउस वर्षा ऋतु, बुद्धा बुद्धि वर्षा की बूंदे, चालू माने आरंभ, और झिंगूर यानी एक छोटा सा बरसाती कीट होता है। सैनाई, सैनाई क्या होता है, मुंह से बजाया जाने वाला एक बाजा, यानी झिंगुरों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि के अर्थ में अविराम लगातार। तो कवि कह रहा है कि इस अंश में वर्षा ऋतु के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और दृश्यों को सजीव बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे और आज ऊपर ही ऊपर तन गए, यानी आज हमारे ऊपर हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति का सारा दृश्य बदल गया। और कल तक वीरान और बदरंग जो आसमान था, अब वहां बादलों के सजल तंबू तन गए। और चमका रहे पाओ सरानी, सांवले सलोने मेघों से किसानों से उदास मुखों पर भी क्या है मुस्कान बिखेर दिए। और वर्षा ऋतु के उत्पन्न के उत्सव पर वर्षा रानी अपने छमछम बरसाती बूंदे की पायल बजाती हुई नृत्य कर रही हैं। और चालू झिंगुरों की सेनाएं अविराम और जोशी कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और क्या बताए कि इस प्रकार है झिंगुरों की आवाज, जो क्या है गर्मी के सन्नाटे बरसात में झिंगुरों की अविरल झंकार से गूंज रहे। ये वैसा ही है जैसा पावस के स्वभाव से सैकड़ों संगीतकार सेनाइयां बजा रहे हैं। जोर से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और जोरों से माने जोर से ऊंची कूक पड़े और बोल रहे हैं तो मोर है। उनके ये वर्षा ऋतु को देख करके अपने प्रिय घनश्याम के आकाश में छा जाने पर मोर मस्त होकर नाच रहे हैं और एकदम खुश नजर आ रहे हैं। अब आगे इसका थोड़ा सा भाग और है। और आज आ गई वापस जान,
दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप गिरसम समेट कर अपने लाव लश्कर। तो क्या बताया, लाव लश्कर का मतलब होता है ताम झाम या सेना, सब कुछ जो सामान था अपना। जैसे कोई सेना है अब जाती है तो अपने तंबू की सारी चीजें लेकर के चली जाती है, इसी प्रकार। तो और आज आ गई वापस जान। तो क्या बताया कवि ने कि वर्षा ऋतु आने से, और जो दूब है, जिस दूब की कोमल काया को गर्मी से अपने ताप से झुलस दिया था, आज वर्षा की बूंदें पड़ते उसके नसों फिर से रक्त संचार हो उठा, यानी फिर से हरी हो गई, फिर दूब से हरी भरी हो गई। और आज विदा हुआ चुपचाप गिरसम समेट कर लाव लश्कर। तो और क्या बताया गया कि अपने उदात से सारे जगत को तपा देने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा के आते ही अपना सारा ताम झाम के सेना शस्त्र समेट कर चुपचाप खिसक गई है। वर्षा के पराजित लज्जित होकर अब संसार से विदा हो गई है। तो इस प्रकार ये कविता हुई। दूसरी कविता है इसकी उषा की लाली। तो उषा की लाली कविता है, वो अपन कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसको याद कीजिए, अपने नोटबुक में उतारिए। थैंक यू, धन्यवाद।